मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अपने 8th साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है फसल उत्पादन एवं प्रबंध के आगे का पार्ट। जैसे कि हमने देखा था उर्वरक और खाद के अंदर देखा था। उर्वरक क्या होता है? एक प्रकार का अकार्बनिक लवण है। अकार्बनिक तत्व उन्हें कहा जाता है जिनके अंदर कार्बन नहीं पाया जाता है। तो उर्वरक क्या है? एक अकार्बनिक तत्व होता है, लवण होता है। जबकि जो खाद होती है आपको पता ही है, पहले मैंने आपको बता चुका है, जो खाद होती है वो प्राकृतिक पदार्थों जैसे पादप अपशिष्ट है या फिर जंतु अवशिष्ट है या फिर मानव अवशिष्ट है आदि से प्राप्त की जाती है। यानी आदि का जब विघटन होता है तो उनसे काफी दिनों तक पड़ी रहती है, तो उनके सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन होकर खाद का निर्माण होता है। अब देखो उर्वरक दूसरा इसके अंदर दे रखा है कि एक बार अपन देख लेते हैं धीरे धीरे। दूसरा है कि उर्वरक का उत्पादन कहाँ होता है? फैक्ट्रियों के अंदर होता है। जबकि खाद होती है वो कहाँ बनाई जाती है? खेतों के अंदर बनाई जाती है। इसके अलावा जैसे उर्वरक से मिट्टी की क्या होती है? हुमस की प्राप्त नहीं होता है। यानी जो मिट्टी को है पोषक तत्व, हुमस का मतलब होता है पोषक तत्व। तो उर्वरक से क्या होता है? जो मिट्टी को पोषक तत्व कम प्राप्त होते हैं। जबकि जो एक बार तो प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन जब अपन इनका बार बार उपयोग करेंगे तो मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। जबकि जो खाद होती है, यानी खाद तो क्या होती है? प्राकृतिक रूप से बनाई जाती है। तो खाद क्या करती है? मिट्टी के अंदर प्रचुर मात्रा के अंदर हुमस की मात्रा बढ़ाती है। इसके आगे देखो चौथा पॉइंट देखो, उर्वरक में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम प्रचुरता में पाए जाते हैं। जबकि खाद में पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, क्योंकि उर्वरकों में जो अकार्बनिक तत्व है जैसे नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है आदि जो तत्व होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, या फिर इन्हें अपन कह सकते हैं पादप पोषक पाए जाते हैं। जबकि खाद में इस प्रकार के थोड़े से इनकी तुलना में कम होते हैं। ये तो अपना हो गया उर्वरक और खाद के अंदर अंतर हो गया। इसके आगे देखो उर्वरक और खाद के बीच अंतर के बाद अपन देखते हैं कि अपन खाद और उर्वरक की तुलना में क्या क्या लाभ होते हैं। देखो खाद होती है उससे क्या लाभ है? एक तो क्या होता है, इस पहला पॉइंट देखो, इसके अंदर पहला पॉइंट क्या कह रहा है? इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जो मिट्टी होती है जल अवशोषण की क्षमता के अंदर क्या हो जाती है? उसके अंदर वृद्धि हो जाती है, जिससे वो मिट्टी को अत्यधिक अवशोषण करेगी और जो खेत होते हैं उनके अंदर मिट्टी के अंदर जल की मात्रा को बनाए रखते हैं। दूसरा इसके अंदर इससे जो मिट्टी होती है वो क्या हो जाती है? भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। यानी आपको पहले ही पढ़ा था कि मिट्टी को पहले तैयार किया जाता है तो उसको पोली बनाई जाती है, खोखला किया जाता है। तो खाद डालने से क्या होता है? मिट्टी भुरभुरी व सरंध्र हो जाती है, जिससे वह आसानी से गैसों का विनिमय भी कर सकती है। जाने पादप की जो जड़ें होती है वो भी आसानी से श्वास ले सकती है। इसके आगे तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, इससे मित्र जीवाणु की संख्या में भी क्या होती है? वृद्धि होती है। यानी जो खाद होती है उसके अंदर मित्र जीवाणु करते हैं खेतों के अंदर, जिससे उत्पादन अपना बढ़ता है और खाद प्रचुर मात्रा में बनती है। इसके अलावा चौथा पॉइंट है मिट्टी के गठन व संगठन के अंदर भी क्या होता है? सुधार होता है, जिसके कारण अपन खाद का उपयोग करेंगे तो अपने लिए जो फसल होगी वो अधिक अच्छी प्राप्त होगी और उसका उत्पादन भी अच्छा होगा। इसके आगे देखो ये सब पढ़ने के बाद अपना जो चौथा पॉइंट आता है वो होता है आपके सिंचाई। देखो सिंचाई के अंदर ये जो आगे का चौथा पॉइंट है, अपन ने पहले मिट्टी तैयार करना पड़ा था, उसके बाद में बुआई करना, उसके बाद में खाद उर्वरक देना, उसके आगे क्या है? सिंचाई। देखो जीवित रहने के लिए सिंचाई क्या होती है? सिंचाई होती है यानी विभिन्न समय अंतराल के अंदर आप जब खेतों के अंदर फसलों को जो जल देते हो, यानी जो फसलों को जल उपलब्ध करवाया जाता है, तो उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? सिंचाई बोला जाता है। अब सिंचाई के अलग अलग तरीके पढ़ेंगे अपन। इसके अंदर सिंचाई के तरीके कौन कौन से होते हैं? देखो जीवित रहने के लिए प्रत्येक जीव को क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है। चाहे कोई भी पौधे के फूल हो, चाहे फल हो, चाहे बीज हो आदि में वृद्धि व परिवर्धन के लिए किसकी आवश्यकता होगी? जल की आवश्यकता होगी। और जो जल होता है वो किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? जड़ों के द्वारा अवशोषित किया जाता है। और जल के साथ साथ जो मिट्टी के अंदर विभिन्न प्रकार के जो खनिज और उर्वरक होते हैं उनका अवशोषण भी किसके द्वारा होता है? इसके जड़ों के द्वारा ही होता है। और आप सब देखो इसके अंदर ये लाइन अधिक इंपॉर्टेंट है कि जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है? 90% तक जल होता है। यानी जल के बिना तो उनके अंदर कुछ हो ही नहीं सकता। जल के द्वारा क्या होती है? उनके अंदर विभिन्न क्रियाएं होती है और उनका परिवर्तन होता है, उनकी वृद्धि होती है। ये सब किस पर निर्भर है? जल के ऊपर ही निर्भर है। इसलिए सिंचाई होती है फसलों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जल आवश्यक है क्योंकि बीजों का अंकुरण क्या होता है, बीजों का अंकुरण होता है वो क्या होता है, शुष्क स्थिति के अंदर नहीं हो सकता है। जल में घुले हुए पोषक का स्थानांतरण पौधे के प्रत्येक भाग में होता है और यह फसल के पाले हुए गर्म हवा से भी रक्षा करता है। यानी हम कहेंगे कि जो क्या होता है, जल के अंदर जो पोषक होते हैं उन्हीं के द्वारा क्या होता है, पौधे का विकास होगा। और जल होगा वो क्या करेगा, जैसे ये अधिक ठंड से या फिर अधिक गर्मी से भी क्या करता है, फसलों की रक्षा करता है। तो देखो यहाँ पर स्वस्थ फसल वृद्धि के लिए मिट्टी की नमी बनाए रखने के लिए यहाँ से अंडरलाइन कर लेना आप, ये चीजें इसकी परिभाषा आ गई यहाँ पर। यानी स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए और मिट्टी को नमी बनाए रखने के लिए खेत में नियमित रूप से जल देना आवश्यक है। और विभिन्न अंतराल पर खेत में जल देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। अब सिंचाई भी क्या होती है, अलग अलग ऋतुओं के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे गर्मी में अधिक जल की आवश्यकता होगी, सर्दी के अंदर कम जल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, सिंचाई का समय में बारंबार था, फसलों की मिट्टी तथा ऋतु पर भिन्न होता है। यानी मिट्टी के ऊपर भी निर्भर करता है और जो अलग अलग ऋतु होती है उनके ऊपर भी निर्भर करता है। गर्मी में पानी देने की बारंबारता अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब गर्मी ज़्यादा होगी तो क्या होगी, पौधे को जल की वाष्पोत्सर्जन की दर ज़्यादा हो जाएगी, तो उस वाष्पोत्सर्जन दर के लिए अपने को अधिक जल की भी आवश्यकता होगी। क्या ये मिट्टी की पत्तियों जल वाष्पन की दर अधिक होने से हो सकता है? अब ये कह रहा है कि वाष्पन शब्द आया, तो वाष्पन क्या होता है, देखो पत्तियां होती है, आपको सबको पता है, उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। तो इन रंध्रों द्वारा क्या होता है, जो अतिरिक्त जल होता है वो क्या करता है, बाहर निकलता है। तो पौधों के अंदर जब गर्मी ज़्यादा होगी तो वाष्पन की क्रिया ज़्यादा होगी, क्योंकि जो जल होता है वो क्या होता है, पत्तियों के माध्यम से बाहर चला जाएगा। यदि अधिक वाष्पन होगा तो जल की कमी भी हो जाएगी। इसको अपन आगे के अभी आगे देखेंगे। इसके आगे देखो आपके सिंचाई के कौन कौन से तरीके होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। देखो सिंचाई के दो प्रकार के तरीके हैं, एक तो पारंपरिक तरीके और दूसरा क्या है, आधुनिक तरीके। तो आपको पता ही है, जो सिंचाई के लिए जो जल उपलब्ध कराया जाता है वो कहाँ से आता है, कुओं से आता है, झीलों से आता है, नहरों से आता है, आदि से जो जल होता है उसको निकाल कर खेतों के अंदर विभिन्न प्रकार के तरीकों से जो पहुंचाया जाता है। तो देखो पुराने समय के अंदर क्या होते थे, जो मवेशी वगैरह यानी जो पशु वगैरह होते थे और जो मजदूर होते थे वो इन विधियों का इस्तेमाल करते थे। यानी पुराने समय में आप सब जानते हो पशुओं का उपयोग खेती के अंदर किया जाता था। आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह आ गए, उससे की जाती है। अतः ये सस्ते थे परंतु कम दक्ष थे। दक्ष का मतलब ये सस्ते तो थे लेकिन इसके अंदर क्या होता था, श्रम भी अलग लगता था, समय भी ज्यादा लगता था, जिसके कारण इसकी दक्षता क्या होती थी, कम होती थी। अब देखो सिंचाई के विभिन्न तरीके दे रखे हैं, इनके अच्छे से आपको नाम ध्यान रखना है। और जो इसके अंदर प्रत्येक जो तरीका है उसके एक डायग्राम भी बना हुआ है। जैसे सबसे पहले आपको यहाँ पर मोड दिखाई दे रहा है, मोट या इसे अपन गिरनी बोल सकते हैं। दूसरा है आपके इसके अंदर चेन पंप, देखो ये रहा यहाँ पर चेन पंप दे रखा है। इसके अलावा तीसरा है आपके डेकली और चौथा क्या है, रहट या फिर उत्तोलक। तो ये चारों जो आपको नाम है वो अच्छे से ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है सिंचाई के कौन कौन से तरीके होते हैं। अब आप इनको चित्र देखकर समझने की कोशिश करना। देखो जल को ऊपर खींचने के लिए अब आजकल क्या हो रहा है, जल को ऊपर खींचने के लिए सामान्यतः किसकी सहायता ली जा रही है, पंप का उपयोग किया जा रहा है। पंप चलाने के लिए अपन क्या करते हैं, डीजल वगैरह, पेट्रोल वगैरह, बायोगैस वगैरह या विद्युत ऊर्जा के द्वारा या सौर ऊर्जा के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के इंजन चलते हैं उसके द्वारा आजकल क्या की जाती है, खेती का कार्य किया जाता है। तो आपको यहाँ तक रखना है आज। और इसके अंदर जो विभिन्न प्रकार के तरीके देख रहे हैं आप देख रहे हो, वैसे ही तरीके आपको देखकर इसको बताना है कि किस प्रकार ये काम कर रहे हैं। जैसे इसके अंदर क्या हो रहा है, रहट के अंदर क्या हो रहा है, बेल हो रहा है, वो क्या कर रहा है, इसको एक मतलब स्टैंड लगा हुआ रहता है और इसको घुमाता था, जिसके कारण क्या होता था, ये जल ऊपर की ओर आता था। तो आप ये चित्र देखकर समझ सकते हो, प्रत्येक ये चित्र अच्छे से देखना और चारों नाम अच्छे से ध्यान रखना। इसके बाद जो आधुनिक तरीके आएंगे वो अपन अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। धन्यवाद।